नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम चेंजिंग क्लासेज पर। तो सबसे पहले तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहा हूँ आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो ये आप ही का घर है, जैसा आप चलाओगे वैसा चलेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जितना मेरे से जितना अच्छा हो सकेगा मैं आपको उतना अच्छा कंटेंट दूँगा, ठीक है। तो अपने पहले भाग में, अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इस चैप्टर का पहला भाग देखिए। हमने भारत की विदेश नीति क्या है, भारत की विदेश नीति का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार क्या निर्माण हुआ, इंडो एशियाई सम्मेलन पर अपन ने इस प्रकार अपन ने बहुत सी बातें पढ़ ली है, ठीक है। आज हम जो हमारे जो देश है उसके पड़ोसी देश, ठीक है, तथा जो इजराइल जो ऐसी पावरफुल कंट्री है उनके बीच संबंधों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बीच में जो हमारे नॉर्थ में पड़ोसी देश है हमारा, एक चीन, चाइना, जिसे ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो पहले तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता था, लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो भारत ने इसे जनसंख्या की दृष्टि से पीछे छोड़ दिया है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या या पॉपुलेशन भारत की है। तो आइए हम बात करते हैं बिना टाइम गवाए, अपना इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं भारत चीन संबंधों के बारे में। तो भारत चीन संबंधों के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं तो भारत चीन संबंधों के बारे में सबसे पहले हमारे एक हुआ पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता ये होता है 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954। एक बार बोलोगे मेरे साथ, पंचशील समझौता कब होता है? 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता होता है। किस किस के बीच में होता है? भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता होता है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं कि भारत की तरफ से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो चाइना की तरफ से या चीन की तरफ से कौन थे इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले? कि चीन की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच 5 समझौते हुए हैं जिन्हें पंचशील समझौते के नाम से जाना गया। तो आइए कौन कौन से समझौते थे हम उस पर चर्चा करते हैं। मैं एक बार यहाँ पर ये वो लिख देता हूँ, 29 भारत और चीन के बीच। तो पहला समझौता है कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। देखो मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, अखंडता यानी कि जो भारत की सीमा है उसमें चीन इंटरफेयर नहीं करेगा। चीन जैसे कि कई बार देखते हैं यहाँ पर चीन अपने कभी नेपाल जो सिक्किम का हिस्सा है उसकी कुछ ज़िले या उसका कुछ क्षेत्र अपने नक्शे में दिखा देता है। अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के जो अक्साई चीन है, उसके अलावा भी कई क्षेत्र है, उनको अपने नक्शे में दिखा देता है। यानी कि इस समझौते का मतलब ये था कि चीन कभी भी भारत का जो सीमा है, भारत की जो सीमा है, इन दोनों के बीच में जो सीमा है, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ये क्वेश्चन भी बताओगे भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप बताओगे कि जो हमारे दोनों देशों की सीमा है, इन दोनों देशों की सीमाओं कि मैं अब ना तो तू मेरी बाउंड्री पे कब्जा करेगा, ना मैं तेरी बाउंड्री पे कब्जा करूंगा, ना तो तू मेरे किसी क्षेत्र पर कब्जा करेगा, ना मैं तेरे किसी क्षेत्र पर कब्जा करूंगा। ये पहली बात। अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी कि अखंडता और संप्रभुता को, जो हमें संघर्ष से मिली हुई आज़ादी थी, कि मतलब मैंने बताया था संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हम हमारे आंतरिक और जो बाह्य फैसले हैं अपनी क्या बिना किसी दबाव के ले सके, कि आप अपने फैसले किसी भी तरह से लो, हमारा कोई दबाव नहीं होगा, और हम हमारे फैसले अपनी तरफ से लेंगे, हमारा आपका कोई दबाव नहीं होगा, हम पर आपका कोई दबाव नहीं होगा। इस प्रकार अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, ये पहला पंचशील समझौता था। दूसरा परस्पर अनाक्रमण, परस्पर अनाक्रमण यानी कि हम कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो भारत चीन पर आक्रमण करेगा, ना चीन कभी भारत पर आक्रमण करेगा, कि ये दूसरा ये समझौता। इसके लिए तो सरदार पटेल ने नेहरू जी से बोला भी था कि सर आपने ये गलत किया है कि है ना, जो
चीन है ये ऐसा इंसान नहीं है कि ये हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। चीन भविष्य में जाकर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और इसका परिणाम हमें 1962 में देखने को मिला, भारत चीन युद्ध के रूप में। फिर इसके बाद में बात करें, एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो भी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कोई भी जो बात होगी उसमें हम आपके जो भी आंतरिक मामले होंगे उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि जब चीन में कुछ मामला हुआ तो वहाँ से जो दलाई लामा थे, चीन ने तिब्बत पर हमला किया या कुछ किया, तो वहाँ से जो दलाई लामा नाम के नेता थे वो भारत में आकर उन्होंने शरण मांगी, भारत ने उन्हें शरण दे दी, ठीक है। जो धर्मशाला है अपने वहाँ पर उन्होंने शरण दे दी। तो चीन ने क्या कहा कि आपने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है, जबकि इस समझौते के अनुसार तो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था कि, तो चीन ने यह आरोप लगा दिया। फिर देखो चौथा क्या है, समान और परस्पर लाभकारी संबंध। समान और परस्पर लाभकारी संबंध कि हम हमेशा हमारे संबंध मित्रतापूर्ण, प्यार प्रेम पूर्ण बनाए रखेंगे और एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। एक दूसरे में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसी भी चीज़ को लाना और ले जाने का काम होगा, ठीक है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, हम एक दूसरे को मतलब विश्व में शांति का प्रचार करेंगे। हम कभी भी युद्ध या परमाणु युद्ध जैसे कोई घटनाएं या विश्व में कोई भी अशांति भरा हुआ काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार इनका एक्सप्लेनेशन था। अब आप एक बार मेरे साथ साथ बोलोगे, अब रुको, बोल तो लो, थूको, अभी जो खा रखा है उसे थूक दो, ठीक है। अब बोलो सर कुछ खा ही नहीं रखा, फिर बोलिए ना। तो देखो, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। बोलो, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। परस्पर अनाक्रमण, परस्पर अनाक्रमण, बोलो परस्पर अनाक्रमण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। समान और परस्पर लाभकारी संबंध, समान और परस्पर लाभकारी संबंध, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। रुको, कहाँ जा रहे हो? बोलो, अब आपकी बारी। आपने मम्मी की कसम खाई थी जब पहले मेरे साथ पहली बार जुड़े थे, तब से अब आपको मम्मी की कसम निभानी है। अब तो आप बोलोगे, ठीक है। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। लो जी, बताओ, पंचशील समझौते में कोई दिक्कत? 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है, किसके? पंडित नेहरू और ... सोच रहे हो? बता दे सर, कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़े, ... आप बताओगे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन भारत और चीन के बीच में जो तिब्बत समस्या थी उस पर। तो अब बात करेंगे हम भारत और चीन के बीच में जो तिब्बत समस्या थी ये क्या थी। तो तिब्बत समस्या की बात करूं मैं छुटकू मियाँ, तो सुनो, तिब्बत समस्या क्या थी। तिब्बत, देखो मैं बात करूं, जो ये भारत की स्थिति है इसके जस्ट ऊपर या नेपाल के जस्ट ऊपर आप देखते हो एक तिब्बत नाम का छोटा सा देश दिखाई देता है आपको। तिब्बत नाम का एक छोटा सा देश दिखाई देता है, लेकिन जो ये तिब्बत नाम का छोटा सा देश है इस पर चीन शुरू से ही अपना अधिकार जताता आया है। चीन ने क्या किया, शुरू से ही इस पर अपना अधिकार जताता है कि ये जो तिब्बत है ये मेरा हिस्सा है, तुम्हारा नहीं। अरे तुम्हारा कहाँ से होगा, तुम्हारा तो खुद का घर नहीं है अभी तक। तुम तो मम्मी पापा के रह रहे हो, जॉब लगाओगे, आराम से बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, मम्मी पापा को प्लेन में उड़ाओगे, हाँ, अभी तुम्हारा नहीं, ठीक है। कि चीन ने क्या कहा कि ये तिब्बत क्या है, हमारा हिस्सा है, ठीक है। तिब्बत हमारा हिस्सा है, मेरा भी नहीं, ठीक है। तिब्बत ने कहा कि चीन क्या, वो तिब्बत क्या है, मेरा हिस्सा है। चीन शुरू से ही ये बात कहता आया है, ठीक है। लेकिन भारत तो इसका उल्टा ही कहता है ना ना ना, कि चीन साहब ये तिब्बत तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये तिब्बत तो देश है। तिब्बत क्या है, तो फिर कुछ मामले हुए या कुछ इनके बीच में संधि हुई, बातचीत हुई। इसके आधार पर 24 अप्रैल 1954 को, 24 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तों के साथ, कि कुछ शर्तें रखी चीन और भारत के बीच में, कुछ शर्तों के साथ भारत ने भी मान लिया कि हाँ चलो
हाँ चलो कि ये तिब्बत क्या है, आपका ही हिस्सा है, ये तिब्बत क्या है, आपका ही हिस्सा है, ठीक है। और चीन ने कहा था कि हम, जब आप मान लोगे कि जब आपने ये मान लिया कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, तो इसके साथ भारत ने एक बात बोली थी कि आप क्या दोगे, तिब्बत में जो लोग हैं उसको अधिक स्वायत्तता दोगे, अधिक स्वायत्तता दोगे, यानी कि तिब्बत के लोगों की ज़्यादा चीज़ें, बातें ज़्यादा मानोगे, ठीक है। लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप तो, चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, चीन तो धोखेबाज है शुरू से ही, अरे धोखेबाज है। फिर तिब्बत तो ऐसा भी नहीं था बेचारा जो ऐसा बोल सके ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है, क्योंकि इतनी पावर नहीं थी, ठीक है, कि स्वायत्तता प्रदान की। पर ऐसा नहीं हुआ। तिब्बत में चीन के शासन के विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। कि तिब्बत में क्या हुआ, जो चीन ने शासन कर रखा था, वहाँ पर अपना अधिकार जमा रखा था, उसके विरोध में कड़ा सशस्त्र विद्रोह स्टार्ट कर दिया। फिर इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। इस विद्रोह को क्या हुआ, चीन की सेना ने बड़ी आसानी से दबा दिया। इस स्थिति खराब होते हुए देख, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, स्थिति को खराब होते देख जो तिब्बती धार्मिक गुरु या धार्मिक नेता दलाई लामा थे, तिब्बती जो धार्मिक नेता दलाई लामा थे, उन्होंने क्या की, भारत से आकर शरण मांगी, भारत से आकर शरण मांगी, और भारत ने भी भाई साहब उसको शरण दे दी, भारत ने उसको शरण दे दी। अब देखते हो अभी भी हमारी जो धर्मशाला है वहाँ पर क्या आपको दिखाई देंगे धार्मिक नेता, जो तिब्बती जो धार्मिक नेता है जो दलाई लामा, वो दिखाई देंगे, ठीक है। आप दलाई लामा नाम नहीं था, ये किस धर्म के एक गुरुओं की पोस्ट का नाम है, ठीक है। इस कदम को चीन ने क्या कहा कि सर आपने जो 1954 में 29 अप्रैल 1954 को आपने एक समझौता किया था हमारे साथ, पंचशील समझौता, ये तो उसका आपने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। भारत जो तेरी ये क्या कर दिया, भारत ये तेरी ये कौन सा आंतरिक हस्तक्षेप हो गया। आपने तो खुद ही तो ये बात बोली थी कि हम तिब्बत को आंतरिक स्वायत्तता देंगे, तिब्बत को ज़्यादा स्वायत्तता देंगे। भारत साला 3-4 सिर दर्द की गोलियां खानी पड़ी भारत को, फिर जाके सिर दर्द ठीक हुआ। अबे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये फालतू की समस्या, ठीक है। इस कदम को चीन ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और इस कदम का कड़ा विरोध किया, इस कदम का कड़ा विरोध किया। तो देखो ये इस प्रकार चीन की तिब्बत की स्टोरी थी। एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ जो बोर्ड पे लिखी हुई है। उस तिब्बत भारत और चीन के बीच स्थित, तिब्बत भारत और चीन के बीच स्थित एक क्या है, छोटा सा देश है। फिर चीन शुरू से ही तिब्बत पर अपना अधिकार जताता हुआ आया है और भारत इसका ठीक उल्टा मानता है। 24 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तों के साथ भारत ने तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया और वादा किया कि तिब्बत को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो तिब्बत में चीन के शासन के विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। इस सशस्त्र विद्रोह को चीन की सेनाओं ने बड़ी आसानी से दबा दिया। फिर स्थिति को खराब होते देख 1959 में जो तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा थे, उन्होंने भारत से शरण मांगी और भारत ने शरण दे दी और इस कदम को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया गया और इस कदम का कड़ा विरोध किया। रुको, बोलो, मम्मी की कसम खाई थी, बोलो फटाफट। ठीक है, उम्मीद करूंगा पंचशील समझौता और भारत और तिब्बत के बीच जो समस्या थी, तिब्बत की समस्या थी, वो आपको समझ में आएगी। आइए आगे और चर्चा करते हैं हम भारत चीन संबंधों को लेकर और क्या क्या बात हुई उन पर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसके बारे में कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद था,
उस मुद्दे पर बात। मैं जब भी सीमा का नाम आता है तो मेरे को ये सीमा है दर वाली कहानी याद आती है कि मतलब ये मीडिया कैसी है, मतलब कैसे कैसे मुद्दों को कैसा कैसा रूप दे देती है। चलो इस पर विचार नहीं करना चाहिए अपने को, तो अपन सीधे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन देखो सीमा विवाद क्या था, भारत और चीन के बीच क्या क्या सीमा विवाद था। मैंने जैसा कि बताया, जैसे कि वो तिब्बत एक छोटा सा देश था, उस पर चीन अपना अधिकार जताता था, वैसे ही भारत का जो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश का नेपा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन, बोलो अरुणाचल प्रदेश का नेपा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का नेपा क्षेत्र, इन दोनों पर ही अपना कब्जा जमाता है, अपना अधिकार जमाता है। मतलब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेपा क्षेत्र को लेकर था। इन दोनों पर क्या करता था, चीन अपना अधिकार जमाता था। कई बार तो इनको अपने मैप में भी दिखाया हुआ है। चीन ने भारत के इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया, भारत ने भी, फिर भारत इसका रिप्लाई में क्या कहता है कि भारत कहता है कि ये मामला था कि जो चीन साहब जो आप बोल रहे हो कि ये अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर का हमारा क्षेत्र है और जो ये अरुणाचल प्रदेश का नेपा क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र है, ये मामला तो हमने अंग्रेजों के टाइम पे सुलझा लिया था। फिर आपको अभ्यास करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये मामला तो आपको बुलाया था, मैंने बुलाया था और आपको बिठाया था, ये अपनी टेबल थी, इस पे इस साइड आप बैठे थे, इस साइड मैं बैठा था आपके, और यहाँ बीच में अंग्रेज बैठे थे। इस साइड बोला आपको अंग्रेजों के सामने क्या बोला था कि ये नेपा और ये अक्साई चीन किसका क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है। अब कहा आप बात से मुकर रहे हो, कैसे लोग हो आप। तो देखो अंग्रेजों के समय सुलझाया था, पर चीन ने इस बात से इनकार कर दिया। चीन मक्कार, धोखेबाज, ड्रैगन इस नाम से प्रसिद्ध पूरे विश्व में, तो चीन ने इस बात से, धोखेबाज चाइना, इस बात से इनकार कर दिया कि कौन सा अंग्रेज, कौन सी बात मैं नहीं जानता, अक्साई चीन और नेपा क्षेत्र मेरा है। चीन ने बोल दिया जो बोल दिया, ठीक है। इसके बाद 1957 से 59 के बीच अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर चीन ने कब्जा भी कर लिया। अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर क्या कर लिया, चीन ने कब्जा भी कर लिया। यानी कि जो जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन था, इसके कुछ हिस्सों पर किसने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया और वहाँ पर सड़क बनाना भी शुरू कर दी ठीक है। चीन की नीति रहती है हमेशा साम्राज्यवाद की, ठीक है। वहाँ पर इसने क्या कर दी, सड़क बनाना भी शुरू कर दी। दोनों देशों के नेताओं के बीच चाइना भारत दोनों देशों के नेताओं के बीच बहुत सारी चर्चाएं हुई। इन्होंने इनको बुलाया चाय पे, इन्होंने इनको बुलाया चाय पे कि शायद मेरी मम्मी का ख्याल तुम पे आया है, इसीलिए डैडी ने तुम्हें मेरे चाय पे बुलाया है। ऐसी बात नहीं थी। इन दोनों ने इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए काफ़ी सारी चर्चाएं की, ठीक है, काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, पर समस्या सुलझा ना सकी। ये चाय बेकार गई, पर समस्या सुलझा ही ना सकी। चाइना ने बोल दिया ना ना ना, तुम्हारी चाय में मीठा ज़्यादा है, दोनों देशों के बीच, नेताओं के बीच बहुत सारी चर्चाएं हुई, पर समस्या सुलझाई ना जा सकी। फिर देखो कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प भी हुई, कई बार दोनों देशों के। फिर भारत को भी गुस्सा आता, चीन को भी गुस्सा आता, तूने मेरी चाय में मीठा बता दिया, तूने मेरी बात नहीं, डिशो। दोनों देशों की सेनाओं के बीच क्या हुई, झड़प भी हुई, पर इससे भी कोई फैसला नहीं निकला। क्या इससे कोई फैसला निकला ना। फिर देखो फिर इसके बाद देखो जो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत और चीन के बीच। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन से ... ठीक है। दोनों देशों के भरोसे कि नेहरू जी को भरोसा था कि नेहरू जी को तो ये भी पता नहीं था कि भारत, नेहरू जी तो इतना विश्वास कर लिए थे, चीन पे आँख मूंद के विश्वास कर लिए थे। अब आँख मूंद पे एक तो नेहरू जी ने विश्वास किया था और आपको पता है अब एक आँख मूंद के कहाँ विश्वास किया जाता है, पहला ठीक है। पंचशील समझौते और चीन पर भरोसे के कारण नेहरू जी को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि चीन भारत पर आक्रमण भी कर सकता है, कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये इंसान
मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। अरे ये ठीक है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ये मेरे को पता ही नहीं है इंसान मेरे को धरती पर भी पटक सकता है। तो नेहरू जी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। ये बात कभी नेहरू जी ने सोची भी नहीं थी। बट इस बात पर नेहरू जी गलत साबित हुए और तुम्हारा ये छोटा सा फैसला गलत साबित हुआ। तुम्हारा सपना था मैं मम्मी को नौकरी लग के पढ़ लिख के प्लेन में सफ़र कराऊंगा, तुम पड़ गए गलती चक्कर में और ये सपना सपना ही रह गया मामा, सपना तो भाग गई। ठीक है, तो 1962 में चीन ने क्या कर दिया, भारत पर हमला कर दिया। 1962 में क्या हुआ, फिर चीन ने भारत पर हमला कर दिया। मैंने बताया था, सरदार पटेल ने बोला था कि नेहरू जी ये चीन ऐसा नहीं है, ये चीन धोखेबाज है, मक्कार है, एक नंबर का फ्रॉड है, आपने इस पर विश्वास कैसे कर लिया। नेहरू जी बोले क्या करूं, पहला प्यार था, इस कारण विश्वास कर लिया, अब तो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। लेकिन अपने पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि अपन चीन जैसे विशाल देश पर हमला कर सके। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखो, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेपा क्षेत्र को लेकर था। चीन ने भारत के इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया और भारत ने कहा कि ये मामले तो हमारे अंग्रेजों के समय सुलझाए जा चुके थे, पर चीन ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर 1957 से 59 के बीच अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर चीन ने अधिकार जता लिया, कब्जा कर लिया और वहाँ पर सड़क बनाना भी शुरू कर दी। देखो ये तो बॉर्डर पे है, तो इसीलिए अपने भारत ने भी क्या कर रखी है, एक सड़क बनाने के लिए जो सीमाओं की जो भी सड़क बाउंड्री होती है ना, उसके लिए एक फोर्स तैयार कर रखी है, उसका नाम है BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में होती है। ठीक है, ये बॉर्डर पर जितने भी रोड बनाने के काम होते हैं ना, ये सारे काम इसके होते हैं, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो दोनों देशों के नेताओं के बीच फिर इनको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई कि ये बात कैसे तो सुलझे, पर समस्या सुलझा ही ना क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई और इससे भी कोई फायदा नहीं निकला। फिर पंचशील समझौते के चीन पर भरोसे के कारण नेहरू जी को कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि ये चीन धोखेबाज हमारे पे कभी आक्रमण कर देगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नेहरू जी गलत साबित हुए और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये जो सीमा समस्या थी, ठीक है, सीमा विवाद था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अब हमारा जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में, हम उसकी चर्चा करते हैं कि देखो पंडित नेहरू का प्यार कैसे धोखेबाज निकला, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कि पंडित नेहरू ने जो आँख मीच के विश्वास कर लिया था कि ठीक है, जैसा कि तुमने आँख मूंद के विश्वास कर लिया था, मम्मी पापा काफ़ी समझाते गए लेकिन समझ में नहीं आई बात, उसका परिणाम क्या निकला। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ठीक है, अचानक हुए इस हमले के कारण भारत को तैयारी का कोई मौका नहीं मिला। अरे तुम्हारे घर वाले बोल दे अचानक कि चलो क्या अभी जयपुर चलते हैं, तो जयपुर में तो हो, वो तो जयपुर में कोई दूसरी जगह से आ रहे हो, चलो ये कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं। और भाई लड़की तो आराम से शर्ट वर्ट डाल के है चलो है ना, लड़के तो नींदों में भी चले जाते हैं। लेकिन लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है उस समय, अरे मेरा फेस पाउडर कहाँ है, अरे मेरा वो क्रीम कहाँ है, मेरी वो क्रीम कहाँ है, ऐसी मतलब अचानक हुए इस हमले के कारण भारत को तैयारी करने का कोई मौका नहीं मिला। और चीनी सेना भारत के काफ़ी अंदर तक आ गई थी। ठीक है, कोई सीरियस मत लेना, ओनली तुम्हें ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग, तुम बोर नहीं हो। ठीक है, थोड़ा ऐसे कोई दिल पे मत लेना बात। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अचानक हुए इस हमले के कारण भारत को कोई तैयारी करने का मौका भी नहीं मिला और चीनी सेना क्या कर सकी थी, काफ़ी अंदर तक आ चुकी थी। अंत में चीन ने युद्ध की अचानक
युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अंत में क्या हुआ, चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसका फैसला क्या निकला, भारत युद्ध में हार गया। भारत ने विरोध तो खड़ा किया, भारतीय सेना की मैं अभी भी दाग देता हूँ कि क्या सेना थी, क्या वीर थे वो, क्या जवान थे जो अपनी अंतिम सांस तक लड़ते गए। लेकिन क्या हुआ, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हमारे पास, उतने ना तो एक तैयारी थी पहले से और ना हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट, इतने वेपन्स थे। क्योंकि आपको पता है कितनी मुश्किलों से तो इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है। इतने वेपन्स नहीं थे, अब जितने सक्षम हो उतने सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो क्या हुआ, 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारतीय सेना को या भारत को क्या युद्ध की तैयारी करने का मौका भी नहीं मिला और चीन काफ़ी अंदर तक आ चुका था भारत में। फिर अचानक क्या हुआ, चीन ने थोड़े दिनों के बाद में क्या कर दिया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कि फैसला क्या निकला, भारत चीन युद्ध में हार गया। अब देखो इसके परिणाम क्या क्या निकले। सबसे पहला परिणाम, भारत हार गया, भारत हार गया। पहला परिणाम 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत हार गया। दूसरा, भारत की विदेश नीति की आलोचना की गई। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी आलोचना की गई कि पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति बनाई, नेहरू जी की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ। जो पंडित नेहरू की जो छवि थी वह सिगार विगार लेकर जो छवि थी, पर्सनैलिटी थी, उस पर्सनैलिटी को काफ़ी नुकसान हुआ। क्या हुआ, अरे गलती क्या थी कि उसने विश्वास किया था, विश्वास तो इसने तोड़ा था, विश्वास तो इस चीन ने तोड़ा था। आप किसी पे विश्वास कर लेते हो, आपकी थोड़ी ना गलती होती है, उस विश्वास तोड़ने वाले की गलती होती है। हमने विश्वास कर लिया, भारत की विदेश नीति की आलोचना की गई। कई सैन्य कमांडरों ने, देखो जहाँ साथ, ये ऐसा होता है कि जब आदमी के बुरे दिन आते हैं ना तो सबसे पहले जो साथ खड़े होते हैं ना वो क्या होते हैं, साथ छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान रखना, बुरे अच्छे वक्त में तो तुम्हारा दुश्मन भी होता है। यार मैं बोलता था तेरे को, तू ऐसा करेगा तो आप नौकरी लग जाओगे। अरे यार तुम्हारे ताऊ पड़ोसी जो भी तुम्हारे से चिढ़ते हैं या और भी कुछ, अरे मैं बोलता था शर्मा जी, वर्मा जी आपके लड़का जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अरे आपका लड़का तो पैदा ही कुछ बनने के लिए हुआ था। लेकिन जब आपने कुछ छोटा सी गलती कर दी, छोटा सा कोई काम हो गया, हो सकता है लाइफ है, लाइफ में होती है गलतियाँ, कोई छोटा सा मिस्टेक हुई बाय द वे, तो वही, अरे आपको लड़का, तो मैं पहले ही बोलता था आपका लड़का, आपकी लड़की तो थी ऐसी। अरे क्यों हमें सपोर्ट करना चाहिए किसी के गलत टाइम पे। हो सकता है बेचारा, अगर तुम भी उसको ऐसे पड़ताना दोगे, उसे समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। वो सुसाइड का केस इसी कारण होते हैं आजकल। घर वालों को थोड़ा समझना चाहिए इन बातों को लेकर, ठीक है। तो देखो भारत हार गया, भारत की विदेश नीति की आलोचना की गई। कई बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया, कई बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल तक छोड़ दिया। रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल तक छोड़ दिया। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा भी हो गया। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा भी हो गया और नेहरू जी की छवि को नुकसान हुआ। नेहरू जी की छवि को नुकसान हुआ। तो ये भारत चीन युद्ध और भारत चीन युद्ध के परिणाम थे। एक मिनट आप इसे देखो एक बार, थोड़ी देर। ठीक है, हाँ अब देखो भारत चीन युद्ध, ठीक है। एक बार आपको दोबारा मैं बोल के सुना देता हूँ, ठीक है। भारत चीन युद्ध 1962 में होता है। क्या होता है, चीन अचानक क्या कर देता है, भारत पर हमला कर देता है। भारत अपने युद्ध की तैयारियां भी नहीं कर पाता है। अचानक इस युद्ध के कारण क्या भारत अपनी तैयारियां नहीं कर पाता है और क्या होता है, चीन की सेना भारत के काफ़ी अंदर तक आ जाती है। फिर बहुत थोड़े लंबे समय के बाद या थोड़े दिनों के बाद, कुछ लंबे समय बाद क्या होता है, चीन आपातकालीन या अचानक युद्ध का विराम घोषित कर देता है। फिर क्या होता है, भारत हार जाता है। इसके परिणाम क्या निकले, भारत की विदेश नीति की आलोचना की गई, भारत हार गया। भारत के कई बड़े सैन्य कमांडरों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। जो मंत्रिमंडल में वी के कृष्ण मेनन थे उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया, रक्षा मंत्री थे उस समय, ठीक है। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया। नेहरू जी की छवि को नुकसान पहुंचा। अब रुको, बोलो, आपको पढ़ना है अब, ठीक है।
ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये भारत और चीन के संबंध थे। मैं उम्मीद करूंगा आपको भारत और चीन के संबंध अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए होगा तो आप वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत चीन के संबंध बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भारत रूस के बीच संबंधों की, ठीक है। अब देखो, आज का हमारा अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे हम भारत और रूस के बीच संबंध। तो भारत और रूस के संबंध ये है, भारत और रूस के बीच सच्चा वाला प्यार है शुरू से ही। भारत और रूस के बीच क्या है? सच्चा वाला प्यार है, ट्रू लव है, ठीक है। तो भारत और रूस के बीच संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। भारत और रूस के बीच शुरू से ही संबंध अच्छे रहे हैं। रूस क्या करते आया है? शुरू से ही भारत की मदद करते आया है। रूस शुरू से ही भारत की मदद करते आया है। कभी भी यूएनओ में रूस से पूछा गया क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है? रूस ने बोला आंख मीच के, हाँ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कि पाकिस्तान का नहीं है? पाकिस्तान कौन है? ये बोलता है चल फुट, पाकिस्तान को जानता ही नहीं। तो सदैव यूएनओ में, अगर चाइना नहीं हो यूएनओ में तो सदैव अगर रूस कब का यूएनओ समर्थन दे देता है। एक चीन है जो भारत का हमेशा विरोध कर देता है यूएनओ में, ठीक है। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है कि मतलब दोनों देश सो के आराम से सपने देखते हैं कि पूरे विश्व में सभी देशों का शासन हो, सभी देश अपने आप में पावरफुल हो, अपनी जगह ताकतवर हो। दोनों देश ये बात बोलते हैं, बहुध्रुवीय विश्व का सपना है। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते भी हुए। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है। भारत जो रूसी वेपन्स है, रशियन वेपन्स है, उनका सबसे बड़ा या उनका खरीदार भी है। भारत में रूस से तेल का आयात भी होता है। भारत में रूस से तेल का आयात भी होता है। फिर वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद भी करता है। भारत वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद भी करता है और रूस भी भारत की वैज्ञानिक योजनाओं में भारत की मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे पर यूएनओ में रूस का भारत को समर्थन। कश्मीर मुद्दे में सदा ही। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ के अंग कितने हैं? तीनों क्वेश्चन ईमानदारी से चुपचाप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, लिखोगे, थोड़ी ऐसा लिख नहीं सकते, टाइप करोगे, ठीक है। तो एक बार भारत और रूस के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। रूस सदैव यूएनओ में भारत का जम्मू कश्मीर मुद्दे पर क्या करता है? समर्थन करता है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाए आपसे, रूस से भारत तेल मंगाता है, तेल का आयात करता है। रूस से भारत हथियार खरीदता है, रूस से भारत हथियार खरीदता है, ठीक है। 2001 में भारत और रूस के बीच में क्या हुआ? 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। इसके अलावा दोनों देशों का सपना लोकतंत्र में है। दोनों देश चाहते हैं जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो या ऐसी सरकार हो जिसमें सरकार का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाए, ठीक है। और दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का। ये भारत और रूस के बीच संबंध है। जा रहे कहाँ हो? रुको, अभी तो आपको बोलना है, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, बोलो। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ठीक है। ठीक है साथियों, उम्मीद करूँगा आपने मज़े में भारत और चीन के संबंध और भारत और रूस के संबंध अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है।